गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी फाउंडेशन क्लास में हम बेसिक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि वास्तव में जीवन क्या होता है, सजीव क्या होते हैं और सजीव की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आज उसी क्रम में हम सजीवों की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। पढ़ते रहिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। सबसे पहली जो विशेषता है, यानी अपन कह सकते हैं सजीवता के लक्षण। वे लक्षण जो किसी जीव को सजीव बनाते हैं उनको कहते हैं सजीवता के लक्षण। जैसा कि हमारे अंदर भी ये लक्षण है। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे वृद्धि यानी ग्रोथ। जीवों में आकार में बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है। हम देखते हैं कि बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो आकार है छोटा होता है, बच्चा छोटा होता है। जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके शरीर का आकार भी बढ़ने लगता है। ऐसे हम पौधों में देखते हैं, पौधा जब लगाते हैं तो छोटा सा पौधा होता है, बाद में वो बड़ा एक वृक्ष बन जाता है। तो जीवों में आकार में बढ़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे वृद्धि कहते हैं। दूसरी तरफ अगर अपन निर्जीव चीजों की देखें, ये मार्कर है, ये कितने ही समय तक पड़ा रहे इसका कोई आकार नहीं बढ़ेगा। तो सजीवों की एक प्रमुख जो विशेषता है वो है वृद्धि। वृद्धि के बाद दूसरी अपन बात करें तो वो है प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। देखो, सजीवों में एक खासियत होती है कि वो अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, देखो मेन चीज क्या है कि जीव प्रजनन क्यों करता है, अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो अपने समान जीव उत्पन्न करता है। तो जीवों में अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता को क्या बोलेंगे, प्रजनन बोलेंगे। और प्रजनन से क्या फायदा होगा, प्रजनन से जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखेगा। वरना क्या होता है, प्रत्येक जीव का एक निश्चित जीवन काल होता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु से पहले वो अपना अंश, अपने समान जीव को इस पृथ्वी पर उत्पन्न करके चला जाता है। इस प्रक्रिया को प्रजनन कहते हैं। निर्जीवों में ये प्रक्रिया नहीं पाई जाती। तीसरा सजीवों का जो लक्षण है वो है श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि जीव ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और CO2 गैस बाहर छोड़ता है। यानी ऑक्सीजन तो लिया जाता है और CO2 बाहर त्यागा जाता है। वास्तव में जीव श्वसन में ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन ही वो गैस है जो भोजन के पाचन से जो ग्लूकोज बना है उस ग्लूकोज को तोड़कर उससे ऊर्जा मुक्त कर सकती है। यानी ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीकरण करती है ग्लूकोज का, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा से ही हमारी समस्त जैविक क्रियाएं जो अपन पढ़ रहे हैं ये संपन्न होती है, ये चलती है। तो श्वसन में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और CO2 त्यागते हैं और भोजन को ऑक्सीकरण करते हैं। चौथा देखें, पोषण यानी न्यूट्रिशन। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए, जैविक क्रियाएं करने के लिए भोजन चाहिए और भोजन से वो ऊर्जा प्राप्त करेगा। तो भोजन ग्रहण करना यानी कि जीव क्या करते हैं, वातावरण से रासायनिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उस रासायनिक ऊर्जा से को वो भोजन के रूप में संचित कर देते हैं, जिससे वो आगे श्वसन के द्वारा उससे ऊर्जा प्राप्त कर सके। पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वयंपोषी कहलाते हैं। जंतु भोजन के लिए, पोषण के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए उनको हम परपोषी या विषमपोषी कह सकते हैं। तो पोषण यानी भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, ठीक है। आगे चले, गति एवं गमन। गति एवं गमन, देखो यहाँ पर ये दो वर्ड हैं, इनमें बहुत मामूली सा अंतर है। मामूली सा अंतर क्या है, गति का मतलब है एक ही जगह पर हिलना डुलना। जैसे कि अपन अभी हाथों को हिला रहे हैं, क्या हो रही है, गति हो रही है। पेड़ पौधों की टहनियां, पत्तियां हिल रही हैं, क्या हो रही है, गति हो रही है। जबकि गमन क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाना, ये गमन है। यानी मैं यहाँ से यहाँ पर आया, ये क्या है, गमन है, लोकोमोशन है। तो पेड़ पौधे जो है वो ज्यादातर, कुछ जलीय पौधों को छोड़े, वैसे पौधे हमेशा गति ही
करते हैं। गमन केवल किस में पाया जाता है? जंतुओं में। तो जंतु गमन भी करते हैं और गति भी करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगला जो सजीवता का लक्षण है, गति एवं गमन। ठीक है, आगे चले। सजीवों का अगला लक्षण है अनुकूलन यानी अडेप्शन। वातावरण में जैसे जैसे बदलाव होते हैं, बदलते वातावरण के अनुसार जीव भी अपने अंदर बदलाव करता है। जीव भी अपने अंदर बदलाव करके अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेता है, क्योंकि डार्विन कहते हैं कि अगर वो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेगा, अनुकूलित हो जाएगा, तो वो जीवित रहेगा, उसका अस्तित्व बना रहेगा, वरना वो विलुप्त हो जाएगा इस पृथ्वी से। जैसे अपन एक उदाहरण देखें कि जो रेगिस्तान में जो ऊंट होते हैं, उन्होंने अपने आप को रेगिस्तान के अनुसार ढाल लिया। उनका जो रंग है वो मिट्टी के समान है। ज़्यादातर रेगिस्तानी जो जंतु होते हैं उनका रंग कैसा होता है? मिट्टी के समान भूरा होता है। वो कम पानी में जीवित रह लेते हैं। ऊँटों के पैरों के नीचे गद्दियाँ होती हैं। ऐसे पानी में रहने वाले जो जीव हैं वो पानी के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, जैसे उनमें फेफड़ों की जगह गिल्स होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे लक्षण हैं। तो जीव अगर अपने आप को बचाना चाहता है, सरवाइव करना चाहता है, तो उसे वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। जैसे अगर आप डायनासोर का उदाहरण ले, वो बदलते वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाए, इसलिए विलुप्त हो गए। ठीक है, तो ये जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें भी आपको यही सलाह दी जाती है कि अपने अंदर कुछ बदलाव लाइए, पुराने ढर्रे पर मत चलिए कि जब मन में आए जहाँ चले गए, भीड़ में इकट्ठे हो गए। अब कुछ बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि डार्विन का नियम कहता है ये प्रकृति के अनुसार चलो, प्रकृति के साथ चलो। प्रकृति जैसे बदलती है, अपन अपने आप को भी बदल लो। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, मास्क का प्रयोग करो, आवश्यकता हो तो ही बाहर निकलो। ठीक है, और भी जो भी चीज़ें सावधानी अपन को बरतनी है, यानी कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है हमें। इसीलिए ये जो आपके ऑनलाइन वीडियोस जो आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, ये समय की डिमांड है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जब समय गुजरेगा तो हम एक नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगेंगे, और आप जो है अपनी पढ़ाई को इसी तरह से जारी भी रखें। तो अपन पढ़ रहे हैं कि अनुकूलन हो गया कि अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेना। तो ये भी किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण। निर्जीव थोड़ी अनुकूलित होगा, वो तो जैसा एक पत्थर है, वो बाहर पड़ा है, 10 साल बाद भी वैसे ही पड़ा मिलेगा। वो थोड़ी अपने आप को ढालने के लिए कुछ परिवर्तन करेगा। ऐसा ही इसी से थोड़ा रिलेटेड अगला जो अनुकूलन है, जो अगला इनका लक्षण है, वो है उत्तेजनशीलता। इसको हम संवेदनशीलता भी कह सकते हैं। संवेदनशील जीव संवेदनशील होते हैं, वो संवेदना प्रकट करते हैं। वो बाहरी वातावरण यानी जो बाह्य उद्दीपक है, बाहरी वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे अपन बात करें कि सर्दी, गर्मी, इनका हमको ज्ञान होता है, गंध का हम ज्ञान कर सकते हैं, ध्वनि हम सुन सकते हैं और उनके प्रति हम प्रतिक्रिया देते हैं। यानी सुगंधित वस्तु जो है उसका ज्ञान हो जाता है हमें। कोई अच्छा भोजन पक रहा है तो मुंह में अचानक लार आ जाती है। तो ये बाहरी उद्दीपन, गर्म वस्तु को छूने पर या ठंडे वस्तु को छूने पर आभास होना, दिखाई देना चीजें, ये उत्तेजनशीलता कहलाती है। यानी हमारा जो शरीर है वो बाहरी वातावरण से जो बाह्य उद्दीपक होते हैं उनको ग्रहण करते हैं, उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। यानी कि हम अगर बाहर धूप ज़्यादा तेज है तो हम वहाँ से हट जाएंगे, जबकि निर्जीव चीज़ें हैं, जैसे कोई पत्थर धूप में पड़ा है तो उस पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, उसमें उत्तेजनशीलता नहीं होती है। सजीवों में उत्तेजनशीलता होती है। ठीक है, आगे और देखें हम उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या होता है कि जो सजीव है उसके अंदर भोजन के पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनमें भी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ जो है वो शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों में मुख्य रूप से यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है। ठीक है, तो इसी आधार पर प्राणी भी अमोनोटैलिक, अमीनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक इस तरह के होते हैं। हम यूरिया को उत्सर्जित करते हैं यानी हम यूरियोटैलिक प्राणी हैं। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो ये भी सजीवों का लक्षण है।
हम में उत्सर्जन के लिए किडनियां पाई जाती हैं। इसके बाद है उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म। ये जो मेटाबॉलिज्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है उपचय यानी एनाबॉलिज्म और एक होता है अपचय यानी कैटाबॉलिज्म। ये हो गया एनाबॉलिज्म और ये हो गया कैटाबॉलिज्म और दोनों को मिलाकर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इनका अर्थ देखते हैं कि वास्तव में उपापचय का मतलब क्या होता है। शरीर में निर्माण होना चीजों का और विघटन होना, यानी हमारे शरीर में चीजें बनती भी हैं, सजीवों के शरीर में चीजों का निर्माण भी होता है और विघटन भी होता है। तो निर्माणात्मक प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं, उपचय। एक ऐसी प्रक्रिया है निर्माणात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण होता है। जैसे अपन देखें प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में पाई जाने वाली कैसी क्रिया है, उपचय प्रक्रिया है। अपचय की बात करें तो अपचय एक विघटनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, विघटनात्मक, जिसमें जटिल चीजें टूटकर सरल अणुओं का निर्माण करती है। तो इसमें अगर अपन उदाहरण देखें तो श्वसन, श्वसन में क्या होता है, जो भोजन यानी जो ग्लूकोज है वो टूटता है और उससे ऊर्जा मुक्त होती है। तो दोनों को मिलाकर क्रिया क्या कहलाई, उपापचय। और उपापचय भी सजीवों की एक प्रमुख क्रिया है या सजीवों में पाया जाने वाला एक प्रमुख लक्षण है। इसके बाद एक मुख्य जो इसका विशेषता या लक्षण है वो है कोशिकीय संरचना। कोशिकीय संरचना यानी कि सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका नहीं तो सजीव नहीं, यानी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना है बच्चों, कोशिका से मिलकर बना है। कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब यहाँ पर भी एक अपवाद आ जाता है। एक विषाणु नाम की संरचना है, विषाणु नाम की एक चीज है जो अभी आपको हम सबको परेशान जो कर रही है, कोरोना वायरस कोविड-19 जो वायरस फैमिली से है, वो वास्तव में सजीव भी है और निर्जीव भी है। जैसा कि हम बात करें सजीवों के शरीर के अंदर जब चला जाता है तो जीवित हो जाता है और सजीवों के शरीर से बाहर रहता है तो निर्जीव रहता है। लेकिन इसका जो शरीर है वो कोशिकीय संरचना का नहीं होता है, यानी कि ये एक कोशिकीय संरचना में एक अपवाद हो सकता है, विषाणु जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना होता। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखने की चीज है, बात है कि वायरस कौन है, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी। ऐसे ही एक और होता है जीव युगलीना। क्या होता है, युगलीना, जो कि पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी है। वो पादप भी है और जंतु भी है। पादप के समान प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है और जंतुओं की तरह गमन करता है। ये जो इस तरह के जो इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु हैं ये आपको नोट्स के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप बस अपना काम करें, पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, और ध्यान रखें कि अपना जो पढ़ाई का ये जो आपको माहौल मिल रहा है, यानी आप घर में ही रहकर अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी इस विकट परिस्थिति को आप अवसर के रूप में इस्तेमाल करें। आप बिल्कुल ना घबराएं, आप पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करें और जो कुछ सावधानियां उनको अपन ध्यान में रखें। तो इसी के साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।